अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दिन में दोबारा मिल रहे हैं आज, बिकॉज दिस इज आवर मंथली करंट अफेयर सेशन। आई एम ऋचा शर्मा, और जिनको नहीं पता, आई एम द को फाउंडर एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मंथली करंट अफेयर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म दीज डेज। चलिए, सो ये जो सेशन है इसमें पूरे अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं तो 75 डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके अलावा साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे आपके काफ़ी सारे और क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो काफ़ी यूजफुल ये सेशन होने वाला है। जो आप डेली सीए में पढ़ते हो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठा करके उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके कंपाइलेशन आपके लिए लाया गया है। ठीक है, सो एमसीक्यूज भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और नहीं जो आप डेली और वीकली में पढ़ते हो सेम क्वेश्चंस यहाँ आपको इस बार नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीएससी दे रहे हो, यूपीएससी देने वाले हो, सब में आपको ये सेशन यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले एक बार शुरू कर लेते हैं। बीच बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है रिगार्डिंग पीडीएफ एक्सेट्रा वो हम देते चलेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लाइव चैट ज्वाइन कर रखी है तो आंसर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जिसे हम कहते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पे या प्रिंसिपल डायरेक्टर के तौर पे किसने पदभार संभाल लिया है? एंड द आंसर इज शरण से याद करवाया था ना कि सरकार भी पीआईबी की शरण में जाती है कि भाई कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ बाहर जनता तक पहुंचा दीजिए, तो शरण से शिफाली शरण विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, जहां नीड होगी एक्सप्लेनेशन की वहां हम नीड लेंगे, जिन क्वेश्चंस में जरूरत नहीं होगी सीधे आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2024 पद्म अवार्ड्स। 2024 पद्म अवार्ड्स दिए गए, उनसे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दी जा रही हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी सही है। पहला सवाल, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे एंड कॉन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट सेरेमोनियल फंक्शन एट राष्ट्रपति भवन। यानी कि जो हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी था उससे एक शाम पहले ये अवार्ड अनाउंस किए गए और इनको राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी में द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। बिल्कुल सही है ये। द लिस्ट कंप्राइज्ड, जो अवार्ड्स की लिस्ट है उसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री और टोटल 132 अवार्डीज थे। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्सिंग? किसके बारे में है ये क्वेश्चन? डॉक्सिंग के बारे में है। जैसे अभी लास्ट सेशन जब मैंने लिया था आपका मंथली, उसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जूस जैकिंग का पूछा था, और अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, एज इट इज जूस जैकिंग एग्जाम में आ गया। डॉक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एक्यूरेटली कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है डॉक्सिंग को। द टर्म डॉक्सिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फेज ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो फ्रेज है डॉक्सिंग, ये ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट से लिया गया है, और जब आप अनऑथराइज्ड यानी बिना किसी की परमिशन के, बिना अथॉरिटी के किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डिस्क्लोज करते हो उसे डॉक्सिंग कहते हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही है। ओके, डॉक्सिंग कैन बी परफॉर्म बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीन्स सच एज आईपी एड्रेस, सोशल मीडिया, डेटा ब्रोकर्स, फिशिंग, इंटरसेप्टिंग इंटरनेट ट्रैफिक। बहुत तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट की जाती है डॉक्सिंग के लिए। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथराइज तो आप हो नहीं, तो आप आईपी एड्रेसेस से, सोशल मीडिया से, सब जगह से निकालते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, डॉक्सिंग समझ में आ गया क्या होता है? ऑलराइट, Which Indian cinema legend was awarded with 3rd लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? अब यहाँ पे पहले तो आंसर करो, फिर एक क्लैरिटी देती हूँ, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है। कौन से सिनेमा लेजेंड है जिनको 3rd लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? एंड द आंसर वुड बी अमिताभ बच्चन। हाँ, अब यहाँ पे ना हुड्डा, कौन से एक्टर हैं वो? रणदीप हुड्डा, राइट। हुडा के लिए कई बच्चे लिखते हैं कि मैम इनको भी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। यहाँ एक करेक्शन समझिएगा, इनको एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है इसी अवार्ड सेरेमनी के दौरान। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो अभी तक तीसरी बार दिया जा रहा है। इससे पहले 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया, 2023 में आशा भोसले को दिया गया। अब आप मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी, आशा भोसले और अमिताभ बच्चन के साथ में रणदीप हुड्डा को यह अवार्ड मिल सकता है? क्या उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है सोसाइटी के लिए? नहीं रहा ना। उनको एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है, उनकी जो मूवी आई है वीर सावरकर उसके लिए। तो दैट वाज स्पेशल अवार्ड, दैट वाज नॉट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये दीनानाथ मंगेशकर स्मृति
प्रतिष्ठान जो है वो देता है और ये लता मंगेशकर जी की याद में February 6, 2022 से दिया जा रहा है। मतलब तब से इस्टेब्लिश किया गया कि दिया जाएगा। और इसकी जो सेरेमनी होती है वो April 24 को होती है, लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं दीनानाथ मंगेशकर जी, उनकी मेमोरी के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। What is the name of the prehistoric snake whose fossils were discovered by IIT Roorkee scientists in Kutch district of Gujarat? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में IIT रूरकी के साइंटिस्ट ने एक बहुत प्री हिस्टोरिक, बहुत पुरातन समय के सांप का, एक विशाल सांप, ओके, उसके अवशेष निकाले हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या रखा गया। सो शिवजी के गले में जो नाव देखा जाता है, हम जो पुराणों में और कथाओं में देखते हैं, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया और आंसर क्या होगा? वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस। सो IIT रुड़की के साइंटिस्ट ने ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पनांद्रो एरिया से, वहाँ पे लिग्नाइट माइंस हैं, वहाँ से इसके अवशेष बरामद किए हैं और इसको सीनोजोइक एरा का बताया जाता है। सीनोजोइक एरा जो कि जुरासिक एरा के बाद वाला एरा होता है, ठीक है। एंड करीब 66 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास वाला सीनोजोइक एरा के टाइम का ये सांप है, इतना बड़ा, इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा। वेयर वॉज द परम वीर चक्र गार्डन इनॉग्रेटेड? लास्ट मंथ परम वीर चक्र गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कौन सा स्टेट है वो बता दूंगी तो काम ईजी हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगी, ढूंढिए। सो कहाँ? कांची महास्वामी विद्या मंदिर तंबरम, कहाँ पर है ये? इट इज़ इन तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने इनॉग्रेट किया परमवीर चक्र गार्डन और ये तंबरम तमिलनाडु के अंदर इनॉग्रेट किया गया। इसमें 21 परम वीर चक्र अवॉर्डीज जो हैं भारत के, उनकी स्टैच्यूज और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन नीचे लगाया गया ताकि लोगों को इनके बारे में पता चल सके, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सलमान रश्दीज मेमोयर नाइफ? सीधा सवाल नहीं पूछा मैंने, थोड़ा सा घुमा करके इस बार डाला है। नॉर्मली मैं पूछ लेती हूँ कि सलमान या नाइफ जो एक बुक है वो किसने लिखी है। हाल ही में जो एक मेमोयर आया है वो सलमान रश्दी ने लिखी है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ से ये मिल गई। नाइफ जो किताब आई है अभी, मेमोयर यानी आपकी याददाश्त पे, आपके जीवन के कुछ एपिसोड पे बेस्ड जो बुक होती है उसको हम मेमोयर कहते हैं। तो ये सलमान रश्दी ने लिखी है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एंड पॉपुलर ऑथर। मैं आपसे पूछ रही हूँ इस बुक का सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये किताब लिखी गई है, किस चीज़ का मेमोयर है ये? सो इज़ इट अ मेमोयर जब वो ब्रिटेन और अमेरिका में रहते थे, या जब उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए? तो देखिए यहाँ एक और इन्फो आपको मिल गई, मिडनाइट चिल्ड्रन किताब इन्होंने लिखी थी, बुकर प्राइज़ जीता था। या इन्होंने सेटनिक वर्सेस लिखते समय जो प्रोसेस रहा उसकी बातचीत की है, या फिर जब 2022 में इनको चाकू मार दिया गया था और कैसे इन्होंने रिकवर किया है, उस पे बेस्ड है ये मेमोयर। तो यस, डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे फॉर द ईयर 2024? 2024 में वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। मैं आपसे थीम पूछ रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है डेट भी इंपॉर्टेंट होगी, वो अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप थीम पे गौर फरमाइए और मुझे आंसर कीजिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे? और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, बिकॉज बहुत से बच्चों को यहाँ भी कन्फ्यूजन हुआ था कि नहीं मैम जो आप थीम बता रहे हो वो नहीं है, लेकिन अगर आप आयुष मंत्रालय की की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो भी यही थीम देखने को मिलेगी, और दैट इज होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली 2023 की भी यही थीम थी, इस बार भी इसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और हर साल 10 अप्रैल को, कब? 10 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। क्यों? क्योंकि इस दिन जो फाउंडर माने जाते हैं होम्योपैथी के, डॉक्टर सैमुअल हानमैन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 10 अप्रैल कैसे याद रखें? होम्योपैथी में वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां दी जाती है ना, तो आई एम सो सॉरी। सो डॉक्टर ने आपको 10 मीठी मीठी गोलियां दे दी, आप बोल रहे क्या अप्रैल फूल बना रहे हो डॉक्टर साहब, इससे क्या मेरी खांसी ठीक हो जाएगी? ठीक है, तो 10 होम्योपैथी की दवाई दे करके डॉक्टर आपको अप्रैल फूल बना रहा है। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो थ्रूपुट इन द फिस्कल ईयर 23-24? 2023-24 फिस्कल ईयर में कौन सा मेजर पोर्ट है, प्रमुख बंदरगाह? राइट, हमारे भारत में टोटल 12 मेजर
पोर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे 13 या 14 बोलते हैं और ये मैं कई बार क्लासेस में समझा चुकी हूँ। 12 ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, 12 वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। कैसे हैं, क्या हैं, वो अब आपको कभी मैं टॉपिक लूँगी तो देखना पड़ेगा। सो कौन से मेजर पोर्ट है जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो थ्रूपुट 2023-24 फिस्कल में किया, यानी सबसे ज़्यादा कार्गो यहाँ पे आया गया है यहाँ से? आंसर वुड बी पारादीप पोर्ट। कहाँ पर है पारादीप पोर्ट? ओडिशा के अंदर। तो देखिएगा, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट किया है अपने पोर्ट के हिसाब से, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही है। और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है दीनदयाल पोर्ट, जो कांडला का पोर्ट है, जिसे कांडला पोर्ट भी कहते हैं। सो दीनदयाल पोर्ट को पीछे छोड़ करके पारादीप पोर्ट ने फर्स्ट पोजीशन ले ली है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग, और पारादीप पोर्ट है ओडिशा के अंदर। और कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स करेक्टली मैचेस द रीजनल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अप्रैल की शुरुआत के अंदर मतलब अप्रैल जो रहा काफ़ी फेस्टिव महीना रहा। कई जगह हमको हार्वेस्ट फेस्टिवल देखने को मिले, कई जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशंस तिथि के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से देखने को मिले। तो आपसे पूछा जा रहा है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो कौन सा पेयर फेस्टिवल और स्टेट को करेक्टली मैच करता हुआ दिखा रहा है? यानी 3 गलत और 1 सही होगा, सही वाला आपको ढूंढना है। वैसाखी केरला में मनाते हैं क्या? ना बाबा, ये तो पंजाब में मनाते हैं। विशु पंजाब में, ये क्या कर रखा है, ये तो केरला में मनाया जाता है। पोयला बोशाख असम में, नहीं, ये कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। तो ये राइट हो गया पुथंडू तमिलनाडु का। सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, सो केरला विशु, पंजाब वैसाखी, पोयला बोशाख वेस्ट बंगाल, बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम, तमिलनाडु का पुथंडू है, और महाबिशुब या पान संक्रांति ओडिशा की है। ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओके, अब चलिए, अब हमने करीब 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो नाउ लेट अस टेक अ छोटा सा टाइम टू इन्फॉर्म ऑल द न्यू कमर्स कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसका PDF कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, एट्सेट्रा। तो देखिए, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका PDF बना करके हम अवेलेबल करवा देंगे parchamclasses.in तक। आज डे एंड तक हो जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है कि MCQ पढ़ लिया फिर उससे रिलेटेड डिटेल्स आ गई यहाँ, तो फिर मैं थोड़ी ब्रीफ में ही दे रही हूँ बिकॉज पढ़ा रखा है। नहीं तो अगर आपको बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आप सवाल ई-बुक की तरफ मूव कर सकते हो। हर महीने 200 से ज़्यादा करंट अफेयर के MCQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाते हैं यहीं parchamclasses.in से। हर महीने आप ले सकते हो, 10th ऑफ एवरी मंथ ये रिलीज हो जाती है। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, परचम ऐप पे जा करके आप देख सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है परचम ऐप पे जा सकते हो। अब देखिए, यहाँ तो हम इस सेशन के अंदर MCQ से पढ़ रहे हैं। सब बच्चे MCQ से पढ़ करके सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लगता है नहीं हमें प्रॉपर डिटेल न्यूज़ चाहिए, बिकॉज MCQ से ऑब्वियस सी बात है 100% तैयारी नहीं हो सकती, राइट? तो उसके लिए देन यू नीड टू गो टू मंथली करंट अफेयर मैगजीन, राइट? ये हर महीने की 7th तारीख तक parchamclasses.in पे ही अपलोड कर दी जाती है, और इसके सेशंस यूट्यूब पे संदीप सर आपके लिए लेते हैं जो चालू हो चुके हैं। डेली सी आपको पता ही होगा, फॉलो अगर आप कर रहे हो तो फ्री में आपको PDF मिल जाते हैं। वीकली मंथली मैगजीन्स या सवाल ई-बुक के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, जैसे करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है, इसमें डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल जो भी कुछ यूट्यूब पे करंट अफेयर के सेशंस होते हैं सबके PDF यहाँ मिल जाते हैं। परचम ऐप से जा करके आप एक्सेस कर सकते हो। ये मैगजीन भी इसमें मिल जाती हैं आपको, तो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, काफ़ी कन्वीनियंट होता है। और एक ऑप्शन होता है PDF बैंक का। करंट अफेयर के तो सारे सब्सक्रिप्शन मिलते ही हैं, बाकी जो भी सब्जेक्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है या पढ़ाए गए हैं अभी तक 2-3 सालों में, उन सबके PDF आपको यहाँ मिल जाएंगे, और 2000 से भी ज़्यादा PDFs यहाँ पर हैं। ओके, ये भी आप परचम ऐप से एक्सेस कर सकते हो। अब बेसिक जानकारी मैंने दे दी, ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ आप लिख सकते हो, परचम ऐप पे चैट भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स टू वेबसाइट, ऐप, iOS पे ऐप एक्सेस कैसे करें, वेब एक्सेस कैसे करें, वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टाइटल पे क्लिक कीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं लेकिन देख करके घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं समझाते चलूंगी, बाकी आप रीड कर ही रहे हो। Which of the following statement about 16th Finance Commission of India is not true?
16वां वित्त आयोग 16 फाइनेंस कमीशन जो है भारत की, उससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, एक एक करके पढ़ते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन इज चेयर्ड बाय अरविंद पनगड़िया जी, बिल्कुल सही है। श्री मनोज पांडा वॉज अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर आफ्टर श्री निरंजन राज्याध्यक्ष स्टेप्ड डाउन। मनोज पांडा जी को फुल टाइम मेंबर बना के लाया गया जब निरंजन राज्याध्यक्ष जी ने फुल टाइम मेंबर बनने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। श्री सौम्य कांति घोष सर्व्स एज फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप 4th भी पढ़ लो तो श्योर हो जाओ। वैसे बता दूँ ये रॉन्ग है, ठीक है, ये फुल टाइम मेंबर नहीं है, पार्ट टाइम मेंबर है, लेकिन फिर भी 4th पढ़ लीजिए क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन बाय 31 अक्टूबर 2025, बिल्कुल सही है। सो रॉन्ग स्टेटमेंट इन सब में से ये 3rd वाली है, क्योंकि डॉक्टर सौम्य कांति घोष जो हैं वो पार्ट टाइम मेंबर हैं इस कमीशन के। ये देखिए, इस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? अरविंद पनगड़िया जी। 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं और जिनमें से मनोज पांडा जी को अभी नियुक्त किया गया है और सौम्य कांति घोष पार्ट टाइम मेंबर है। और ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसको 31 दिसंबर 2023 को गठित किया गया था और इनको अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो 31 अक्टूबर 2025 तक देनी है। और ये कमीशन कब तक काम करेगी? 5 ईयर्स तक रहेगी, 1 अप्रैल 2026। क्या करती है फाइनेंस कमीशन? जो वित्त आयोग होता है उसका मेन काम होता है जितने भी टैक्सेस सरकार कलेक्ट करती है ना, जैसे मैं टैक्स देती हूँ, आपके पेरेंट्स टैक्स देते होंगे, अगर आप में से कोई वर्किंग है आप लोग टैक्स देते होंगे, तो वो टैक्सेस जो इकट्ठे होते हैं, कितना सेंटर और कितना स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन का काम फाइनेंस कमीशन का होता है। ठीक है, चलिए। Who is said to become the first Indian woman to serve as jury member at Summer Olympics in Paris, having previously served in the same capacity at the Asian Games in Hangzhou, China? तो एक महिला है भारत से जो कि पहली भारतीय महिला बनने जा रही हैं, जूरी मेंबर बनेंगी। ये समर ओलंपिक्स जो पेरिस के अंदर होने वाले हैं उनमें जूरी मेंबर के तौर पे ये शिरकत करेंगी और ये ऑलरेडी जूरी मेंबर के तौर पे एशियन गेम्स जो चाइना में हुए थे हांगझाओ में, उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। हु इज दिस लेडी? क्या नाम है इनका, बताइए। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं बिल्किस मीर। बिल्किस मीर। चलिए, मज़ा आ रहा है आंसर करने में? अगर पढ़ा हुआ होता है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ा हुआ नहीं भी है तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बिकॉज सब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरे महीने का निचोड़ आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए। What significant contribution to the field of physics did Peter Higgs make which led to him being awarded Nobel Prize in Physics in 2013? अब देखिए यहाँ एक इन्फॉर्मेशन भी छुपी है, क्वेश्चन भी छुपा है। पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है 2013 में फिजिक्स के क्षेत्र में, और उन्होंने एक पार्टिकल की खोज की थी। ठीक है, तो एक कंट्रीब्यूशन किया था। वही आपसे सवाल भी पूछा जा रहा है, आई एम सो सॉरी, वेट अ मिनट, हाँ, आपसे एक सवाल भी पूछा जा रहा है और वो ये है कि व्हाट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फिजिक्स के अंदर पीटर हिग्स जी ने किया था जिसके चलते उनको नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए, हिग्स बोसोन पार्टिकल की इन्होंने एग्जिस्टेंस प्रेडिक्ट की थी, प्रेडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल 1964 के अंदर। बी विल बी द राइट आंसर। और अभी पता है सीडीएस जो एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर हिग्स बोसन पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया। कारण यही था, बिकॉज पीटर हिग्स जी का निधन हुआ, ये न्यूज़ में आए तो एग्जामिनर ने हिग्स बोसन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। देखिएगा, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट हैं पीटर हिग्स, जिन्होंने एग्जिस्टेंस बताई हिग्स पार्टिकल की, बोसन पार्टिकल की, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। और उन्होंने बताया कि भाई मैटर किस तरह से बनता है, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, उसके बाद मैटर कैसे बना, उसमें हिग्स बोसन पार्टिकल का एक रोल था, वो इन्होंने समझाया और इन्होंने इस नए पार्टिकल की एग्जिस्टेंस 1964 में बताई थी, राइट। और ये जो हिग्स बोसन पार्टिकल है हैज़ अ मास एनर्जी ऑफ अबाउट 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। चलिए, Who is the author of the book The Idea of Democracy, which delves into the contemporary state and challenges facing democracy in India and United States? इंडिया और यूएस जैसे डेमोक्रेटिक देशों में डेमोक्रेसी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, इस थीम के ऊपर एक किताब है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किताब लिखी किसने? देखो, सीधा सा क्वेश्चन भी हो सकता था, हु इज द ऑथर ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन एग्जामिनर सीधा थोड़ी पूछेगा हर चीज़, वो भी घुमा के पूछेगा, तो क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलेगा। बहुत पॉपुलर पर्सन है सैम पित्रोडा, इन्होंने इस किताब को लिखा है। ठीक है, चलिए। ही इज नोन एज फादर ऑफ समथिंग, अपने बच्चों के नहीं, है ना, ऐसा मत लिख दीजिएगा अपने बच्चों के फादर हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ सम फील्ड। मुझे बताइए सैम पित्रोडा को किस चीज़ का फादर या जनक माना जाता है इंडिया के अंदर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द 2024 कान फिल्म फेस्टिवल विच हॉलीवुड वेटरन यानी दिग्गज, बहुत पुराने समय से जो काम करते आ रहे हैं, विल बी फेलिसिटेटेड विद एन ऑनररी पाम डेओर। ऑनररी पाम डेओर यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है ये। तो ये जो 2024 कान फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है उसमें ऑनररी पाम डेओर से कौन से हॉलीवुड वेटरन को सम्मानित किया जाएगा? व्हाट्स द आंसर? बताइएगा। द आंसर इज जॉर्ज ल्यूकास। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अप्रैल 7th in the context of 1994 genocide against Tutsi in Rwanda? याद कीजिएगा, एक न्यूज़ पढ़ाई थी आपको, अगर आपने डेली सीए सेशन मेरे साथ अटेंड किया होगा या बाद में वीकली किया होगा, कि हमारा जो कुतुब मीनार है उसको किसी देश के झंडे के रंग में किया गया था, क्योंकि उस देश में 1994 में जीनोसाइड हुआ था, रुवांडा है ना। सो उस देश में जीनोसाइड हुआ था 1994 के अंदर। सो उसी में हमारा कंट्रीब्यूशन कि हम आपके इस दुख में आपके साथ हैं, हमारे कुतुब मीनार को उसी झंडे के रंग का किया गया था। ये मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी, अभी और ब्रीफिंग दे दूंगी, पर आप मुझे बताइए कि अप्रैल 7 को जो जीनोसाइड हुआ था रुवांडा के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट में 7 अप्रैल की क्या सिग्निफिकेंस है? राइट, पढ़ो ज़रा, क्वेश्चन पढ़ो। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रुवांडन लिबरेशन डे, ये ए है ना। नो, इट इज़ द डेट व्हेन रुवांडन जीनोसाइड एंडेड। नो, it recognized UN International Day of Reflection on 1994 genocide against Tutsi in Rwanda. United Nation International Day इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है on 1994 genocide against Tutsi in Rwanda. Yes, यूनाइटेड नेशंस का डे ऑब्जर्व किया जाता है इस जीनोसाइड की याद में, इसलिए ये सिग्निफिकेंस है अप्रैल 7 की। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इस डेट को कोई पीस अकॉर्ड साइन हुआ था? नो। सो सी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा, हमारा जो कुतुब मीनार था वो रुवांडा देश के झंडे जैसा कलर किया गया था, क्योंकि इस दिन यानी 7 अप्रैल को हम सॉलिडारिटी दिखाते हैं। जो रुवांडा की कैपिटल किगाली है, वहाँ पे करीब 8 लाख लोग, ऐसा कहा जाता है, उनको जीनोसाइड किया गया था, टोटल मिला के मारे गए थे बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिफरेंस। और इसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको तब बताई थी। अभी के लिए इतना ही, चलिए आगे। 100 दिनों तक ये मैसेकर चला था, राइट। ओके, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सितवे पोर्ट इन म्यांमार? हमने सितवे पोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैप के थ्रू पढ़ा था, अभी मैं मैप दिखाऊंगी। पर मीनवाइल आप मुझे बताइए, ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, थोड़ा सा क्लमजी शायद लग रहा हो। सो आपको बताना है एक्यूरेटली कौन सी स्टेटमेंट सितवे पोर्ट के बारे में सिग्निफिकेंस दिखाती है, यानी कौन सी स्टेटमेंट सही है। गॉट इट? चलिए, सितवे पोर्ट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड इज अ मेजर। नो, बात यहीं खत्म हो जाती है, चाइना कंट्रोल नहीं करता सितवे पोर्ट को। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड हैज फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट, मेकिंग इट सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट अंडर इंडिया कंट्रोल आफ्टर शहीद बेहस्ती पोर्ट छाबहार ऑफ ईरान। बिल्कुल सही है, छाबहार पोर्ट जो है ईरान का, वहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है, पार्शियल कंट्रोल है कुछ एक पोर्ट्स पे। और ये जो सितवे पोर्ट है, इस पे भी इंडिया का कंप्लीट कंट्रोल है। ये सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट है जिस पे भारत ने कंट्रोल अपना ले रखा है, ऑपरेशनल कंट्रोल। तो बिल्कुल बी सही है, बाकी पढ़ने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ेंगे। तो सितवे पोर्ट एम करता है म्यांमार और चाइना के बीच में ट्रेड। नो, रॉन्ग है। सितवे पोर्ट पार्ट नहीं है इंडिया और म्यांमार के बायलैटरल प्रोजेक्ट का। नो, सो आंसर वुड बी बी। ये देखिए, सितवे पोर्ट ये म्यांमार वाला हिस्सा है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है, और ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसी का एक हिस्सा है। ताकि ये जो कोलकाता से लेकर के अगर हमें ये मिजोरम तक और ये त्रिपुरा तक अगर हमें कनेक्ट चाहिए, तो ऊपर जो चिकन बॉटल नेक होता है, चिकन नेक जो हम कॉरिडोर बोलते हैं, असम नॉर्थ ईस्ट से हम अंदर जाएं, राइट, वहाँ से ना जाके अगर हमें ये बे ऑफ बंगाल से जाना है तो इस सितवे पोर्ट की बहुत सिग्निफिकेंस है। और इसके बाद आगे आप कालादान रिवर से होते हुए फिर हाईवे पकड़ते हुए आप मिजोरम के अंदर जा सकते हो। इसको कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट कहा जाता है और उसी में सितवे प्रोजेक्ट पोर्ट भी एक हिस्सा है, ठीक है। और इंडिया का इस पे ऑपरेशनल कंट्रोल पूरी तरह से है। नेक्स्ट देखेंगे, हु सक्सीडेड लियो वाराडकर एज न्यू टीशेक यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो अभी तक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने सक्सीड किया है लियो वाराडकर को। आपसे पूछा जा रहा है वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो सबसे यंगेस्ट हैं, बताइएगा, बताइए। एंड द आंसर वुड बी साइमन हैरिस।
साइमन हैरिस। कैसे याद कराया था? ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ना आयरलैंड के, तो बेचारा कोई इनको हरास ना कर देना, इतने यंग है, उससे मैंने साइमन हैरिस याद करवाया था। चलिए, इन रिलेशन टू सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, what specific environmental concern was addressed in the case that led to recognition of right to be free from adverse effects of climate change? क्वेश्चन समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें राइट है टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट में कोई भी बदलाव आता है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट में एक राइट ये भी है कि हम उस एडवर्स इफेक्ट से बचें, हमें बचाया जाए उन एडवर्स इफेक्ट से, राइट टू बी फ्री फ्रॉम देम। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था ये कौन से एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते दिया गया था? ऐसा क्या था केस के अंदर जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए किसके बारे में बातचीत चल रही थी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम गोडावन भी कहते हैं, राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है ये, राजस्थान और गुजरात में बहुत अच्छे से पाया जाता है। सर्वाइवल ऑफ एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज़। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीशीज़ है, रुको पहले मैं समझा देती हूँ। हमारे जो सोलर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह होती है, उसके चलते काफ़ी सारी ये बर्ड्स मर जाती हैं, राइट। तो सरकार ने कहा था कि भाई आप कुछ करिए इनका। तो अभी तो उन्होंने एक कमेटी बिठाने के लिए बोल दिया है कि कमेटी तैयार कीजिए ताकि आपके सोलर प्रोजेक्ट्स भी नहीं रुकें और ये पक्षी भी ना मरे। बिकॉज आप गर्मी के चलते, एनवायरमेंट कंसर्न्स के चलते सोलर प्रोजेक्ट तो लेकर के आओगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते हो, लेकिन आपके क्लाइमेट की वजह से कोई एक स्पीशीज़ मर रही है, दैट इज़ नॉट राइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जनरलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट जस्ट दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बट एवरीबडी हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी न्यूज़ से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Which article of Indian Constitution did Supreme Court cite? कौन से आर्टिकल का मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने एज सोर्स फॉर राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? कौन से आर्टिकल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा अधिकार है टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? कौन सा आर्टिकल था? देखिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बी विल बी द राइट आंसर इन आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल अच्छे से पकड़ करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनको ध्यान में रखते हुए ये बातचीत की गई थी। चलिए, तो अगले और कुछ शायद हमने 12-15 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो वापस से एक छोटा सा एक ब्रेक हो जाएगा आपके दिमाग के लिए। आप वाटर ब्रेक लेके आइए, बाकी मैं नए बच्चों को बताती हूँ कि देखिए क्वार्टरली मोड पे यानी हर 3 महीने में आपके कोई ना कोई एग्जाम आ ही जाते हैं, राइट। तो आपको अपनी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करना होता है, तो अब बैठ करके आप पूरी बड़ी बड़ी मंथली मैगजीन्स तो पढ़ेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं होता, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन टूल लेकर के आते हैं जिसे हम सीए रफ्तार बोलते हैं। सीए रफ्तार यानी जितनी भी हेडलाइंस है इसमें कोई न्यूज़ मिस नहीं की जाती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं सब 1 से 2 लाइन वाले फॉर्मेट में, सिंगल न्यूज़ फॉर्मेट के अंदर आपको दी जाती हैं, कैटेगरी वाइज। ऐसा नहीं कि क्लटर डाल दी, कैटेगरी वाइज बाकायदा मिलेंगी ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। और ये सेम उसी फॉर्मेट में रहती है जिसमें आपकी मंथली मैगजीन रहती है, ताकि आपको याद रहे, अच्छा बुक्स में हमने ये पढ़ी थी इसमें, तो ये आपकी क्विक नोट्स की तरह हो जाती है। तो ये आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? आप इंडिविजुअल चाहो तो वेबसाइट पे चले जाओ और 4 ई-बुक का सब्सक्रिप्शन परचम ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। देन 2023 आपका पीछा 2023 ने अभी छोड़ा नहीं है करंट अफेयर के चलते, क्योंकि अभी आप जो भी एग्जाम दोगे 2023 के सीए भी आएंगे। जो भी एग्जाम आप देते हो कम से कम मिनिमम 1 ईयर की सीए आपकी तैयार होनी चाहिए। तो अभी हम मई में हैं, तो पिछले मई यानी पिछला आधा साल तो आपका बहुत काम का है, तो और कुछ एग्जामिनर उससे पहले का भी पूछ लेते हैं, पर मिनिमम 1 ईयर आपको तैयार रखना होता है। ऐसे में ईयर बुक आपकी मदद कर सकती है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम परचम ऐप एंड वेबसाइट ऑल्सो। 2024 एडिशन देखिएगा, 2023 एडिशन मत देख लीजिएगा, वो 2022 का कंटेंट देगी। वैसे हमने शायद वो हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन फॉर यू पीपल, गेट रेडी। विच कंपनी सेट टू लॉन्च एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया बाय 2026? 2026 तक एक कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि हम एयर टैक्सीज ले आएंगे। दिल्ली को गुरुग्राम से कनेक्ट करेगी ये एयर टैक्सी। कौन सी कंपनी है जो ये लेकर के आएगी? इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ये लेकर के आएगी। Who won 2 golds at 2024 ACC पैरा कैनोय एशियन चैंपियनशिप? पैरा कैनोय एक बोट होती है ऐसी पतली सी, ठीक है। पैरा यानी पैरा कैटेगरी में,
स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड कैटेगरी जो हम बोलते हैं, उसमें एशियन चैंपियनशिप 2024 जो हुई उसमें 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? और जिन्होंने जीते हैं ना, उन्होंने परचम की एक पोस्ट को रीशेयर भी किया था। ये मैंने हैप्पी न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी। आंसर इज प्राची यादव, प्राची यादव। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर और ज्योग्राफी दोनों डोमेन को कवर करता हुआ है। ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिए। वाई इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स? टोटल सोलर एक्लिप्स जिसमें पूरा का पूरा सन ढक जाता है, ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स अ रेयर इवेंट फॉर एनी गिवन लोकेशन ऑन अर्थ। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ में एक लोकेशन पे अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स देखा गया है तो कई 400 साल बाद ही उस जगह से वापस ये देखा जा सकता है। तो ये इतना रेयर इवेंट क्यों है? क्या कारण है इसका? बताइए ढूंढ के। क्या इसलिए क्योंकि मून का जो अम्ब्रा है, अम्ब्रा का मतलब मून की जो पूरी गोल परछाई होगी, है ना? कब लगता है एक्लिप्स? कब लगता है सोलर एक्लिप्स? बताइएगा मुझे। जब यहाँ पे आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, ओके, और बीच में आ जाए मून, तो यहाँ जो इंसान होगा, राइट, उसको ये सन दिखेगा ही नहीं, राइट। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की कंडीशन है। तो ये जो परछाई पड़ रही है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? अम्ब्रा, अम्ब्रा कहते हैं, सबसे डार्केस्ट परछाई। और इस जगह पे बिल्कुल काला हो जाता है उस समय। सो बिकॉज मून्स अम्ब्रा कवर मोर देन 50% ऑफ अर्थ ड्यूरिंग एक्लिप्स। नहीं जी, 50% कहाँ कवर करेगा ये? नो। मून्स अम्ब्रा इज कोन शेप्ड, बिल्कुल है कोन शेप्ड। कवर्स अ लार्ज एरिया ऑन अर्थ, नहीं, लार्ज एरिया तो नहीं करता। अम्ब्रा शैडो कवर्स लेस देन 1%। हाँ जी, देखो ना, पूरे अर्थ पे एक छोटू सी जगह कवर कर रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। और चौथा क्या बोल रहा है? टोटल सोलर एक्लिप्स हर महीने होता है। नहीं होता भाई टोटल सोलर एक्लिप्स हर महीने। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ मोमेंट। या सो अब इसको समझने के लिए क्यों अटक गई हमारी कहानी? यस, इसको समझने के लिए अब पहले फटाफट न्यूज़ देखो, फिर एक पोस्टर मतलब एक डायग्राम दिखाती हूँ। अप्रैल 8 को टोटल सोलर एक्लिप्स नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से देखा गया, ठीक है। और अगर हम रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच की माने, जो हमें मान लेनी चाहिए, तो हर 400 साल में एक जगह से आप टोटल सोलर एक्लिप्स देख सकते हो। कुछ इस तरह से पोजीशन बनती है। सन तो देख लिया आपने, ये देखिए ये अर्थ है और ये बीच में आ जाता है मून। जब अमावस का समय होता है वैसे तो, ठीक है, हाँ, अमावस, न्यू मून यानी अमावस। सो न्यू मून वाले टाइम जब एग्जैक्टली धरती और सूरज के बीच में चांद आता है और चांद की जो सतह हमारी टुवर्ड्स होती है हमको दिखती नहीं है, लेकिन जब वो बिल्कुल बीचों बीच ऐसा आकर के पड़ता है। देखो यूजुअली क्या होता है, जब ये पोजीशन तो हर महीने होती है ना, कि चांद, अमावस तो हर महीने आती है, लेकिन हर महीने टोटल सोलर एक्लिप्स क्यों नहीं होता? क्योंकि चांद कभी ऊपर कभी नीचे होता है, वो इंक्लिनेशन में अर्थ के घूमता है। मैंने पूरा ढंग से समझाया था। तो कभी इसकी परछाई ऊपर पड़ती है, कभी नीचे पड़ती है, अर्थ पे कभी पानी पे पड़ जाती है, तो लैंड एरिया पे पड़े और वो भी कंप्लीट पड़े, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अम्ब्रा, और ये 1% पे पड़ती है, इसलिए बहुत रेयर इवेंट होता है। एक ही जगह से दोबारा टोटल सूर्य ग्रहण देखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स TSAT-1A सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड? अब आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है, यानी सही है TSAT-1 सैटेलाइट के बारे में, जिसको कि लॉन्च किसने किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया। चलो सेंटेंस देखते हैं। TSAT-1 इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। राइट आंसर तो यही मिल गया हमको, बिल्कुल सही है। तो इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर में बनी हुई सब मीटर रेजोल्यूशन वाली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसका जो डेटा होगा वो आर्म्ड फोर्सेस के काम में आएगा। सारी चीज़ें ढंग से ऑब्जर्व करेगी, बहुत अच्छे पिक्सल्स के अंदर फोटोज देगी। बस ये आंसर आ गया, बाकी सब अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। TASL इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन वाली अर्थ ऑब्जर्वेशन है। सब मीटर यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर, मैंने थोड़े से एरिया में भी बहुत अच्छे पिक्सेल्स रेजोल्यूशन की इमेजेस ये देगी, और इसको सैटेलॉजिक कंपनी के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। USA की सैटेलॉजिक कंपनी और इंडिया की टाटा एडवांस सिस्टम, इन्होंने मिल करके TSAT-1 लॉन्च किया है, और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस देगी। 1 बाय 1 मीटर के एरिया में भी बहुत अच्छा रेजोल्यूशन जो देता है उसे सब मीटर रेजोल्यूशन कहते हैं। 1 मीटर के अंदर, सब यानी कम, मीटर यानी 1 मीटर के अंदर। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया, भारत से लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन इसको असेंबल किया गया है कर्नाटका में, ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज एक्सपेक्टेड टू यूज द डेटा ऑफ इट। चलिए
Next question coming your way. Which of the following statements about IMF, that is International Monetary Fund, is not correct? Correct नहीं है. पहला statement, Kristalina Georgieva has been reappointed managing director of IMF. बिल्कुल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल पे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को रीअपॉइंट कर लिया गया है. ठीक है, 1 अक्टूबर से. हेडक्वार्टर आईएमएफ के न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है. मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि अगर पैसों से रिलेटेड कोई भी यूएन या यूएन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे? वॉशिंगटन डीसी में होंगे. बताती हूँ हर बार, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में होंगे. ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए रॉन्ग हो गया. बस हमें हमारा आंसर मिल गया. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आईएमएफ मेजर फाइनेंसिंग एजेंसी है और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है. जुलाई 1944 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था आईएमएफ को. ठीक है जी, चलो यहाँ मैंने लिख दिया है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर्स. विच जीआई टैग प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद असम स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. आपको दो का कॉम्बिनेशन है ये. ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जीआई टैग प्रोडक्ट असम से बिलोंग करता है. अप्रैल के अंदर करीब 60 जीआई टैग्स नए दिए गए थे. तो असम से कौन सा है भाई? लाल भरवा मिर्च तो जहां भी आ रहा है वो रॉन्ग कर दो, बिकॉज ये कहाँ का है? यूपी का हो गया. देन लरनाई पॉटरी असम से नहीं है. लरनाई पॉटरी नहीं है असम से. राइट, सो आंसर हो जाएगा ए. लरनाई पॉटरी मेघालय से है. राइट, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा. साथेबारी मेटल क्राफ्ट एंड पानी मटका क्राफ्ट. ये देखिए, साथेबारी मेटल क्राफ्ट असम की है, लाल भरवा मिर्च वाराणसी यूपी की है, लरनाई पॉटरी मेघालय की है, पानी मटका क्राफ्ट असम का है. व्हाट इज द डेट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे? वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन सी तारीख को पड़ता है? अप्रैल में आता है, ये तो हमें पता है. तो मई और मार्च अभी के लिए तो आप हटा सकते हो, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, पर अभी हमें पता है हम अप्रैल मंथ के पढ़ रहे हैं. सो 11th को या 18th को? आंसर इज 18 मई. अप्रैल 18 को आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे. ओके, और अच्छा यहीं पे इसकी थीम आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर. एक और नाम से जाना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, वो भी बताइए और इसकी थीम बताइए. नहीं पता तो ढूंढ के बताइए, ढूंढेंगे तो याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि. चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर एंड व्हाट सिग्निफिकेंट ग्लोबल financial event occurred shortly after he became the governor of RBI? अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने दो जोड़े हैं. देखिएगा, एक तो आपसे पूछा जा रहा है जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, ये किसने लिखी है? अगर आपको इतना भी पता है तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे. आगे इन्होंने पूछा है कि ये व्यक्ति जिन्होंने किताब लिखी है वो जैसे ही RBI के गवर्नर बने, यानी एक हिंट आपको और मिल गया, ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं, वैसे ही उसी के शॉर्टली बाद एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल फाइनेंशियल इवेंट हुआ था. कोई बहुत मेजर ग्लोबल घटना हुई थी, वो क्या थी? ठीक है, तो पहले तो जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर किसने लिखी है वो ढूंढो. डी सुब्बाराव जी ने ढूंढी है. इससे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. कई बार ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में एक सिंपल से हिंट से आप आंसर तक पहुंच सकते हो, आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है. कई बार होती है, तो यहाँ पे हमें नहीं है. डी सुब्बाराव से हम आंसर तक पहुंच गए, बिकॉज डी सुब्बाराव 2 ऑप्शन में नहीं थे. 2 में होते तो हमें यहाँ पढ़ना होता. जैसे ही वो RBI के गवर्नर बने थे ना, थोड़े ही टाइम बाद लेमन ब्रदर्स जो था वो बैंकरप्ट हो गया था और हमारा रिसेशन, जो ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन देखा गया, वो शुरू हो गया था. Then on which date was Operation Meghdoot, which is Indian Armed Forces mission to gain control over Siachen Glacier launched? सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान फोर्सेस अपने अंडर में लेने जा रही थी और इसलिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और उस ग्लेशियर को और आसपास के कुछ पासेस को अपने अंडर में कर लिया. ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत कहलाया. ये कब अंजाम दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है. आंसर कीजिए. एक हिंट तो हमें पता है कि अप्रैल में हुआ होगा. ठीक है, तो 13 और 15 तक तो पहुंच गए. राइट आंसर वुड बी सी, अप्रैल 13, 1984. सो सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ सियाला, बिलाफोंडला एंड ग्योंगला को भी इंडिया के अंडर में ले लिया गया. और इसको कौन लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन मेघदूत को? कैप्टन संजय कुलकर्णी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोंगते फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय नीशी ट्राइब? तो एक इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली, नीशी ट्राइब कहाँ की बहुत पॉपुलर ट्राइब है? अरुणाचल प्रदेश की. नीशी ट्राइब सेलिब्रेट करती है लोंगसे या लोंगते फेस्टिवल. ठीक है, अब आपसे इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जा रही है, क्यों मनाया जाता है ये? बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन है क्या ये? नहीं, हार्वेस्ट तो हो चुकी होती है. स्टार्ट ऑफ न्यू सोइंग सीजन, हाँ, अगली एग्रीकल्चरल साइकिल शुरू होती है इस उत्सव के साथ में. ठीक है, नीशी कम्युनिटी लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की.
Which event triggered the recent escalation of tensions between Iran and Israel, leading to Iran's military drone and missile attack? तो ऐसा क्या हुआ था हाल ही के समय में जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच में वापस से टेंशन चालू हुई और ईरान ने मिलिट्री और ड्रोन अटैक, मिसाइल और ड्रोन अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया था। ये हमने पूरा मुद्दा डिस्कस भी किया था। ऐसा क्या हो गया था भाई? क्या कोई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बातचीत थी, अग्रीमेंट था? नहीं। साइबर अटैक कर दिया था क्या ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे? नहीं। एयर स्ट्राइक ईरान के कॉन्सुलेट पे दमास्कस में, सीरिया दमास्कस में, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 2 इरानियन जनरल्स? यस। तो ऐसा कहा गया कि भाई इजराइल ने ईरान का जो कॉन्सुलेट है दमास्कस के अंदर उसमें हमला मिसाइल ड्रॉप कर दी थी, जिसकी वजह से 2 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मारे गए, इसलिए ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाई की थी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन conferred with Aeronautical Society of India's आर्यभट्ट अवार्ड? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड देती है, आर्यभट्ट अवार्ड किसको दिया गया? सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सोच के बताइए। डॉक्टर पी सुब्बा राव को, डॉक्टर पी सुब्बा राव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइलस्टोन, यानी कि कौन सा एक मुकाम हासिल किया है, विच माइलस्टोन डिड पांथोई चानू अचीव इन हर फुटबॉल करियर मेकिंग हिस्ट्री फॉर इंडियन फुटबॉल? पांथोई चानू कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? पूछ लूँ? पढ़ा चुकी हूँ, वही चीज़ें पूछ रही हूँ, अदरवाइज आई वुडंट हैव आस्क्ड ऑल ऑफ दिस। सो पांथोई चानू जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है उसको बिलोंग करती हैं, वो आप मुझे स्टेट का नाम लिखेंगे। इनने अपने फुटबॉल करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पहुँच लिया है या हासिल कर लिया एक माइलस्टोन, और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसी फुटबॉलर बन गई है कुछ अचीव करने वाली। बताइए क्या ये फर्स्ट इंडियन रेफरी बनी है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग की? नहीं, रेफरी तो नहीं बनी। फर्स्ट इंडियन कोच बनी है? नहीं, अभी तो काफ़ी यंग है। फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम? नहीं, इतना अभी बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ, तो डी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन साउथ ऑस्ट्रेलियन विमेन नेशनल प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया की एक लीग है, राइट, फुटबॉल से रिलेटेड लीग, और उसके अंदर इंडिया से पहली वुमेन पांथोई चानू शामिल हुई है। अगेंस्ट विच टीम, अब थोड़े स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच टीम डिड रोहित शर्मा अचीव द माइलस्टोन ऑफ 500 T20 सिक्सेस ड्यूरिंग एन IPL मैच? तो T20 में 500 सिक्सेस लगाने वाले पहले भारतीय बने रोहित शर्मा। आपसे पूछा जा रहा है ये IPL के दौरान हुआ, तो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे? बताइए कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे? एंड द आंसर वुड बी चेन्नई सुपर किंग्स। और ये खुद कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेल रहे थे। खुद कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? मुंबई इंडियंस को बिलोंग करते हैं, और इसी CSK के अगेंस्ट इन्होंने 500 सिक्सेस पूरे किए और T20 इंटरनेशनल के अंदर पहले भारतीय बन गए जो इस मुकाम तक पहुंचे। इनसे पहले क्रिस गेल, कीरॉन पोलार्ड, आंद्रे रसल और कॉलिन मुनरो अपने 500 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। Which cricket stadium in India has become the first to install a BCCI accredited hybrid pitch for future international and IPL matches? तो भारत में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें BCCI की तरफ से अप्रूव मिल चुका है और इंडक्ट किया जाने वाला हाइब्रिड पिच लगाया जाएगा। हाइब्रिड पिच क्या होता है? जिसमें कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है, उसको हाइब्रिड पिच कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइब्रिड ग्रास अगर हम बात करें तो उसमें मतलब मेजॉरिटी पोर्शन नेचुरल का होता है, थोड़ा पोर्शन आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी जाती है। हाइब्रिड पिच भी ऐसा ही होगा, मैक्सिमम नेचुरल होगा, कुछ उसमें हाइब्रिड एलिमेंट होगा। कहाँ पे आने जा रहा है ये? हिमाचल प्रदेश का HPCA स्टेडियम अगेन। और ये लास्ट राउंड ऑफ प्रमोशंस है, इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस निपटाएंगे। जिन बच्चों को अभी SSC की तैयारी करनी है या कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन है, CPO आने वाला है, CHSL होगा, CGL होगा, JE होगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स होंगे है ना SSC के अंडर में। तो अगर आप अपनी जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसी क्वालिटी पे जैसे आप YouTube पे देखते हो पढ़ाई होती है, उसी क्वालिटी से करंट अफेयर के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी आप तैयार करना चाहते हो, करंट अफेयर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, YouTube काफ़ी है आपके लिए। ओके, आप PDF का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपकी पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, बाकी और कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से टारगेट 2024 लेकर के, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो परचम ऐप पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक GK इस कोर्स के अंदर आपको कवर्ड मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट अलग से भी मिल जाएंगे, जैसे स्टैटिक GK आप अलग से भी ले सकते हो, और ये सब पूरा जनरल अवेयरनेस भी ले सकते हो। SSC का इंग्लिश कोर्स भी अवेलेबल है
प्लीज़ चेक परचम ऐप फॉर ऑल ऑफ दिस, ओके। स्पेशली रिकॉर्डेड सेशंस हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। लाइव सेशन में कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, आप बैठे हुए हो कि अब मैं क्या करूं, बहुत क्रिस्पली रिकॉर्डेड, फ्रेशली रिकॉर्डेड सेशंस हैं। अगर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना चाहो तो A4 साइज़ में प्रिंट फ्रेंडली आपको PDFs मिल जाएंगे, मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, PYQ डिस्कशंस मिल जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली कोर्स है। चलिए आगे बढ़ेंगे जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलती के चांसेस बहुत हैं इसमें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम फॉर सूर्य तिलक एट द साइट। कौन सी साइट की हम बात कर रहे हैं? रामलला मंदिर अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। सूर्य तिलक तो वहीं हुआ है ना भाई, ठीक है। तो रामनवमी के दिन सूर्य तिलक लगा रामलला के मस्तक पे, तो उसका ये जो पूरा सिस्टम है ऑप्टो मैकेनिक सिस्टम के सूरज से और तिलक तक ये जो पूरा सफ़र है रोशनी का, ये कैसे किया जाएगा? तो ये इम्प्लीमेंट किसने करवाया साइट पे, मंदिर की साइट पे इम्प्लीमेंट किसने करवाया? डिज़ाइन किसी और ने किया होगा, सोचा किसी और ने होगा। मतलब ये जो पूरी कैलकुलेशन है कि कब सूर्य कहाँ होगा और किस तरह से जो पूरी गणित लगानी है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन ने लगाई, फिर इस सिस्टम को डेवलप किसी और ने किया, फिर इंस्टॉल या इम्प्लीमेंट किसी और ने किया। आपसे पूछा जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन की बॉडी के बारे में, बताइए। तो आंसर होगा CBRI। IIA ने पूरी मैथमेटिक्स लगाई थी, पूरे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से देखा था, कैलकुलेशंस लगाई थी, और ऑप्टिक्स बैंगलोर ने इसको डेवलप किया था और CBRI ने इसको इंस्टॉल किया। यही बातें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, ठीक है। चलिए, विच स्टेट लॉन्च्ड समर्थ ऐप, कौन सी ऐप की हम बात कर रहे हैं? समर्थ ऐप फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग पोल्स। सो पोलिंग सीजन अभी चल रहा है, तो अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उपद्रव हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो फटाफट से पुलिस वहाँ पहुँच सके, इस सब को थोड़ा स्विफ्टली करने के लिए समर्थ ऐप को किसी एक स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है। कौन से स्टेट की हम बात कर रहे हैं? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, चलिए, आंध्र प्रदेश का बापतला पुलिस स्टेशन है, उन्होंने या डिपार्टमेंट है, उन्होंने डेवलप की है समर्थ ऐप, और इसका फुल फॉर्म है भाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट मैपिंग एनालिसिस रिस्पॉन्स ट्रैकिंग हब मोबाइल ऐप समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI से रिलेटेड। इन कमोमरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 90th एनिवर्सरी, 2024 में RBI की 90th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई और उसके उपलक्ष्य में फिनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया इशुएंस ऑफ स्पेशल कमोमरेटिव कॉइन। कितने डिनोमिनेशन का, कितने रुपए का एक स्पेशल कॉइन इशू किया गया, लॉन्च किया गया? आंसर होगा 90 रुपए का, 90 रुपीज़ का। 1 अप्रैल 1935 को RBI अपने ऑपरेशंस शुरू करता है और 90 साल इस बार पूरे हो गए हैं। Who recently became the first umpire from Bangladesh to be inducted in ICC Elite Panel of Umpires? So बांग्लादेश से पहले अंपायर हैं जो ICC Elite Panel of Umpire का हिस्सा बने हैं, उनका नाम क्या है जी, बताइएगा। सो हमने शाहिद के नाम से याद किया था। देखिए शाहिद कहाँ आ रहे हैं, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद इज द राइट आंसर। और जो एलीट पैनल होता है अंपायर्स का वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल, जो सबसे अच्छे वाले होते हैं ना, उनके अंपायरिंग के लिए। देन विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड विद स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन रीन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी? स्कॉच 2024 अवार्ड्स ESG अवार्ड दिए गए और उसमें एक कैटेगरी है रीन्यूएबल फाइनेंसिंग एनर्जी, रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ये कंपनी और इसको ये अवार्ड मिला है। हिंट हो गया आपके लिए यहाँ, रीन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग कौन करता है भाई इनमें से? काफ़ी सारे करते हैं क्या? मेन कौन है? REC। जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी नोडल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बनाया जाता है, REC, जिसको पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता था। सो REC एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि बैंक की तरह पैसे लेन देन नहीं करती है, लेकिन फाइनेंसिंग फंडिंग करती है रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिप्री रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2023 एंड हाउ डिड इट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? ये एक एडिशनल पार्ट जुड़ गया है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की पोजीशन मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 2023 में क्या रही? पहला पॉइंट ये है। तो कौन से रैंक पे रहे हम कौन से रैंक पे रहे? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इंडिया वाज 4th लार्जेस्ट, अच्छा ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। इंडिया वाज 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, बिल्कुल सही है, हम चौथे नंबर पे आए थे। US, चाइना, रशिया और फिर इंडिया।
हाउ डिड इट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो हमारी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है? इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 4.2% कंपेयर टू 2022। बिल्कुल सही है। इस बार सभी देशों की जो टॉप 10 देश है ना, उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले, और इंडिया की 4.2% बढ़ी है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी विल बी द राइट आंसर। सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिप्री। यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया का रैंक आया, और हम पिछले साल के मुकाबले 4.2% खर्चा हमने हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में बढ़ा दिया है। What historical event is celebrated as National Maritime Day in India? भारत में जो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आता है तो लिख दो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी। नेशनल मैरीटाइम डे जो पढ़ाया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है कौन से हिस्टोरिक इवेंट को दर्शाता है? क्या हुआ था ऐसा उस दिन? देखिए सो ये जो आपको दिख रहा है ना, एसएस लॉयल्टी मेड इन वोयाज, यानी पहली यात्रा चालू हुई थी, जर्नी चालू हुई थी एसएस लॉयल्टी की मुंबई से लंदन 1919 के अंदर, और इसलिए हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं, या फिर जो हमारे मर्चेंट नेवी है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो 61st नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड EVI, एम्पैथेटिक वॉइस इंटरफेस? एम्पैथेटिक वॉइस इंटरफेस यानी बातचीत की जाएगी और सारे इमोशंस के साथ, ऐसा रोबोट या ऐसा AI जो जवाब दे रहा है और ह्यूमन इमोशंस के साथ दे रहा है, उसमें एम्पैथी फैक्टर है। क्लेम टू बी फर्स्ट कॉन्वर्जेशनल AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। किसने रेडी किया इसको? सो ह्यूमन जैसा है ना, तो ह्यूम याद रखिएगा, ह्यूमन जैसा है सो ह्यूम। ह्यूम न्यूयॉर्क बेस्ड एक रिसर्च लैब और टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने EVI जो कि पहला कॉन्वर्सेशनल AI है जिसमें ह्यूमन इमोशनल एलिमेंट्स हैं, और ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ओके, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है। सो टेक्स्ट, वॉइस, ये सारे एक लार्जर एरिया पे ये फंक्शनल रहेगा। वेयर इज कच्छथीव लोकेटेड? कच्छथीव आइलैंड से रिलेटेड कंट्रोवर्सी वापस उठी थी। सो कच्छथीव कहाँ लोकेटेड है भाई, किधर है? सो इंडिया और श्रीलंका और इंडिया के बीच का ये मुद्दा है ना, तो उसके आसपास की वाटर बॉडी इनमें से कौन सी दिख रही है आपको? बिल्कुल पाक स्ट्रेट दिख रही है, वहीं का ये मुद्दा है। सो एक अब पूरे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, इंडिया और श्रीलंका के बीच का ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान इनिशिएटिव? ये क्या बोल दिया मैंने इतना सारा? व्हाट इज दिस? इसका शॉर्ट फॉर्म है ईशान। सो हाल ही में ये अनाउंस किया गया कि भाई ईशान इनिशिएटिव के ऊपर काम चल रहा है, और बहुत ही jल्दी ईशान इनिशिएटिव अगर अप्लाई हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है? ये तो क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो मैं आंसर नहीं दे सकती, आप पढ़िए। टू क्रिएट न्यू एयरलाइन बेस्ड इन नागपुर। एयरलाइन बनानी है क्या कोई? नहीं। इंडिया के 4 एयर स्पेस रीजन हैं, उनको सिंगल एंटिटी में कंसोलिडेट करना है ताकि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेटर किया जा सके। बिल्कुल सही है, तो बाकी तो सब वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। देखिए ईशान जो है, सो इंडिया के अंदर अभी जो एयरलाइन ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है अलग अलग रीजन से होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और इनके अंडर में एक सब रीजन है गुवाहाटी में। इसकी वजह से हम सारा जो एयर ट्रैफिक है वो मैनेज करते हैं हमारे डोमेस्टिक वाले को। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि एक सिंगल कंट्रोलर आ जाए जो नागपुर में बेस्ड हो, और वो ये 25,000 फीट के ऊपर जैसे ही प्लेन पहुंचता है तो जितनी भी कोऑर्डिनेशन होनी है वो एक ही जगह से हो, ताकि बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से सारे काम चल सके। और उसी के लिए ईशान प्रोजेक्ट है, और अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट फॉर्म बेसिस पे ही अभी ये है। विच रिनोन कर्नाटिक म्यूजिशियन एंड रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन 2019 who also served as the father of मलयालम फिल्म एक्टर मनोज के जैन recently passed away। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किनका निधन हाल ही में हुआ है, जो कर्नाटक यानी साउथ इंडियन म्यूजिक के काफ़ी रिनोन म्यूजिशियन रहे, पद्मश्री मिला इनको 2019 में, और मलयालम एक्टर हैं मनोज के जैन, उनके पिताजी भी रहे। इसी से हिंट मिल जाएगा, जैन के पिताजी हैं तो जैन ही होंगे, KG जयन जी। ओके। Who recently became the first wicket keeper to complete 300 dismissals in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 300 डिसमिसल करने वाले पहले विकेट कीपर, अधिकतर लोगों के फेवरेट MS धोनी, और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो मैच था उसमें ये कीर्तिमान या फिर ये रिकॉर्ड बनाया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स होता है, उससे रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच आर नॉट करेक्ट, गलत कौन से हैं, ठीक है, विच आर नॉट करेक्ट। सो रशिया टॉप्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये तो सही है, दिस इज राइट।
इंडिया रैंक्ड 10th, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट कौन से हैं? इनमें से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, नीदर 1 नॉर 2, डी विल बी द आंसर। क्योंकि रशिया ने टॉप किया वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें करीब 100 कंट्रीज की रैंकिंग की गई कि साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ है, रशिया ने टॉप किया, इंडिया का रैंक 10th रहा, बिल्कुल सही है। Evaluate the following statements and choose the correct option relating to India-Kuwait relationship. इंडिया कुवैत रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट वाली चूज करनी है। पहली देखते हैं, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट इन कुवैत इज एन इनिशिएटिव दैट स्ट्रेंथन्स कल्चरल टाइज। कुवैत में पहली बार एक हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट चालू किया गया है वहाँ के एक्सपेट्रिएट्स के लिए, तो कल्चरल टाइज बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। The year 21-22 was significant for India-Kuwait relations as it marked 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties. क्या 2021-22 में 60 साल पूरे हो गए इंडिया कुवैत के डिप्लोमेटिक टाइज के? बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है जी, both A and B. C will be the answer. Next question. Which Indian state is renowned for the craftsmanship of sitar and tanpuras recently awarded GI tag? कौन सा स्टेट है जहां के सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी मिरज एक जगह है, वहाँ के सितार और तानपुरा बहुत फेमस है म्यूजिशियंस के बीच में और उन्हीं को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिरज टाउन है वहाँ के। Who has been appointed as the new head coach of Indian women's hockey team, succeeding former Dutch coach Janik Schupman. So Janik Schupman पहले हमारी कोच थी इंडियन हॉकी विमेन टीम की, अब उनकी जगह कोच किसको रखा गया है? हेड कोच, इधर ए भी आएगा। हाँ, हेड कोच किसको रखा गया है? हरेंद्र सिंह जी को। बी विल बी द राइट आंसर। हु वाज री-इलेक्टेड बाय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द टर्म 2025 टू 2030। 2025 से 30 वाली जो टर्म है उसके लिए इनमें से किन को रीअपॉइंट किया गया ऑन द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड एज अ मेंबर, और सबसे ज्यादा वोटिंग से ये जीती हैं? कौन है? जगजीत पावड़िया जी। ऑलराइट। वेयर डिड द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक टेक प्लेस? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई 2 देशों के बीच में, उज्बेकिस्तान और इंडिया, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो 5th एडिशन है वो कहाँ हुआ? आंसर क्या होगा? आंसर है उज्बेकिस्तान, टर्मेज उज्बेकिस्तान के अंदर ये हुआ। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है, 5th एडिशन टर्मेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान के अंदर कंडक्ट किया गया। Who is the author of India, the Road to Renaissance, a Vision and an Agenda? इसको रेनेसा पढ़ते हैं, ठीक है, रेनेसांस नहीं पढ़ते। Who is the author of India, the Road to Renaissance, a Vision and an Agenda? किसने लिखी है किताब? बताइए। सो छल्ला जी, भीमेश्वर छल्ला। ओके, रोड टू रेनेसा। आपका आप ऐसे कर सकते हो, वैसे मैंने किसी और तरीके से भी याद करवाया होगा, I'm sure। आपने एक छल्ला रोड पे फेंक दिया, हम चले, हम चला, कहाँ चला? हम रोड पे चला, ऐसे भी कर सकते हो, भीमेश्वर छल्ला। What is the primary objective of NASA's Clipper spacecraft? नासा का क्लिपर स्पेसक्राफ्ट जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको भेजा जाएगा? और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जुपिटर का जो एक मून है, 4th लार्जेस्ट मून यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करना। तो ये जो मिशन है ये अक्टूबर में भेजा जाना है और SpaceX फाल्कन हैवी रॉकेट है, इसके ऊपर इसको भेजा जाना है। 5 साल तक ये जर्नी करके पहुंचेगा और 2031 में ये यूरोपा जो है मून है जुपिटर का, उस तक पहुंचेगा। जुपिटर के 4 बड़े मून्स हैं, सबसे बड़ा गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो एंड यूरोपा। तो यूरोपा की स्टडी के लिए क्लिपर है। What trend did India experience in 2023 with regard to its unicorn startups according to Uren Research? Good question. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जा रहे हैं आजकल, राइट, कि आपसे पिछले साल के कंपैरिजन या पिछले इंडेक्स के कंपैरिजन में क्या चेंज आया इस बार, वो पूछ लिया जाए। तो यूरेन रिसर्च के हिसाब से हमारा जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप से रिलेटेड रैंकिंग आती है, राइट, तो आपसे पूछा जा रहा है इंडिया का जो यूनिकॉर्न एक्सपीरियंस है 2023 में वो पिछले साल के मुकाबले कैसा रहा? क्या इंडिया ने सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा यूनिकॉर्न में 2022 के मुकाबले? नहीं। यूनिकॉर्न क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कि 1 बिलियन US डॉलर्स की वैल्यू अचीव कर लेती हो, ठीक है। इंडिया मेंटेन सेम नंबर 2022 के मुकाबले? नहीं जी। फर्स्ट टाइम सिंस 2017 इंडिया रिकॉर्डेड डिक्लाइन इन क्रिएशन ऑफ यूनिकॉर्न्स। यस,
2017 से अभी तक पहली बार हुआ है कि 2022 में जितनी यूनिकॉर्न कंपनीज बनी इंडिया से उतनी 2023 में नहीं बनी, एक नंबर कम था। पिछले साल मतलब 2022 में 68 यूनिकॉर्न्स थे, 23 में 67 यूनिकॉर्न्स थे, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स देखे गए यूएस से, फिर चाइना, और थर्ड नंबर पे इंडिया आया 67 यूनिकॉर्न्स, और लास्ट जो था वो 68 था, और स्विगी और ड्रीम 11 सबसे टॉप नंबर के यूनिकॉर्न्स देखे गए। बायजूस ने सबसे ज़्यादा गिरावट देखी है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। What is the purpose of space facility inaugurated in इडुक्की केरला? इडुक्की केरला के अंदर एक फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है, और उसका एक्रोनिम है स्पेस। इसका पर्पस क्या था भाई, क्या काम करेगी ये? क्या ये कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए? ना जी। क्या ये सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है जो पानी के नीचे चला जाता है ताकि हम टेस्ट और इवैल्यूएट कर सके सोनार सिस्टम जो साउंड पे बेस्ड सिस्टम्स होते हैं फॉर इंडियन नेवी? बिल्कुल सही है। इंडियन नेवी जब भी अपने सोनार सिस्टम टेस्ट करती है, मान लीजिए सामने से कोई वेपन आ रहा है, कोई पनडुब्बी आ रही है, कोई मिसाइल आ रही है, तो हमारे सोनार सिस्टम बता देते हैं क्या चीज़ कितनी दूर है, कितनी तेज़ी से आ रही है। उनकी टेस्टिंग के लिए एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है स्पेस। स्पेस मतलब सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक साउंड रिलेटेड कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। और डॉक्टर समीर कामत जो हैं DRDO के चेयरमैन, उन्होंने इस फैसिलिटी को, स्पेस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? इडुक्की केरला के अंदर, ठीक है। व्हाट सिग्निफिकेंट टर्म डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल यूज टू रेफर सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द फर्स्ट बैच ऑन 21 अप्रैल 1947? 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्वेंट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो हाँ, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है ये दिन। लेकिन ये जो पहली बार 21 अप्रैल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे गृह मंत्रालय थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब एड्रेस किया था ना सिविल सर्वेंट्स को, तो उनको किसी टर्म से पुकारा था कि आप जो सिविल सर्वेंट्स हो आप ये हो। तो किस टर्म से उनको पुकारा गया था भाई? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, आप स्टील फ्रेम हो इंडिया के, राइट। चलिए, व्हेन इज नेशनल पंचायत राज डे observed to commemorate the enactment of 73rd constitutional amendment? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था। तो ये पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? व्हाट इज दैट डेट जब ये मनाया जाता हो? अप्रैल 24। अप्रैल 21 को नेशनल सिविल सर्विसेज डे आता है, 24 को पंचायती राज डे आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 से मनाया जा रहा है और 73rd अमेंडमेंट लाया गया था इसे। देन ओके, अगला क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पता लगानी है रिलेटिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एंड WIPO। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली देखो, ये जो डे मनाया जाता है ये अप्रैल 26 को टू मार्क द WIPO कन्वेंशन विच केम इनटू फोर्स इन 1970। बिल्कुल सही है। अप्रैल 26 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और इस दिन 1970 में WIPO कन्वेंशन केम इनटू फोर्स। द थीम फॉर दिस डे इन 2024 इज IPN SDG, बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इंडिया ज्वाइन WIPO ऑन द सेम डे एज WIPO कन्वेंशन केम इनटू फोर्स। नो, इंडिया ने 1975 में ज्वाइन किया था, तो ये इनकरेक्ट है, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। WIPO इंडिया ने 1975 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, जिसे ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, इसके नए डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? सुनो, बताओ जल्दी। सुनो नहीं मतलब देखो, बताओ जल्दी। नलिन प्रभात। देखो, ब्लैक कैट, काली बिल्ली तो प्रभात में ही दिखेगी ना, रात को दिख जाएगी क्या? नहीं दिखेगी। सो ब्लैक कैट्स कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। 16 अक्टूबर 1984 को ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एग्जिस्टेंस में आए थे आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड था। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय RBI टू सर्व एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यानी कि CMD ऑफ धनलक्ष्मी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। धनलक्ष्मी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन अप्रूव हो चुके हैं RBI से? धनलक्ष्मी, बताइए कौन होंगे? जिसके पास बहुत धन है उसको कोई जीत नहीं सकता। अजीत कुमार के ऐसे याद करवाया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली बार एक महिला वाइस चांसलर मिली है 5 साल के लिए। क्या नाम है उनका? कुछ याद कराया था मैंने, याद करो।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली बार फीमेल वाइस चांसलर यानी नई माँ मिली हैं, नाइमा खातून, बी विल बी द राइट आंसर। विच स्पोर्ट पर्सन अमंग द फॉलोइंग पद्मश्री अवॉर्डीज इज इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर स्पोर्ट। ओके, पद्मश्री इस बार 110 लोगों को मिला, उसमें से 7 लोग ऐसे थे जो स्पोर्ट पर्सन थे जिनको पद्मश्री मिला। तो ये सब पद्मश्री अवार्डी हैं इस बार के। आपसे पूछा जा रहा है इनके स्पोर्ट के साथ इनको करेक्टली किस बंदे को मैच कर दिया है हमने। रोहन बोपन्ना टेनिस बिल्कुल सही है, जोशना चिन्नप्पा स्क्वॉश की हैं, हरबिंदर सिंह हॉकी के हैं, गौरव खन्ना जी आप आर्चरी के नहीं हैं, आप किसके हैं, पैरा बैडमिंटन कोच हैं, ये आर्चरी के नहीं हैं। The Shompen, who recently participated in electoral process for the first time, are PVTG यानी particularly vulnerable tribal group, found in which location? पहली बार एक PVTG हैं जिन्होंने की वोट दिया है और उनका ट्राइब का नाम है शोम्पेन है। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ की ट्राइब है ये ग्रेटर निकोबार आइलैंड की है। ओके, सो पहली बार शोम्पेन जो कि PVTGs हैं और डेंस रेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं ग्रेटर निकोबार के वहाँ रहते हैं, इन्होंने वोट दिया है। और अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो इंडिया में 229 शोम्पेन्स रहते हैं और ये इस रीजन में अकेले PVTG हैं जिनके मोंगोलॉइड फीचर्स हैं, मोंगोल्स जैसे फीचर है, छोटी आंखें, तिरछी आंखें, स्किन ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश। वेयर वॉज इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग अर्थ डे सेलिब्रेशन। यही मुझे सबसे पहले तो बताओ अर्थ डे कब आता है, डेट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सो अर्थ डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में ही इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहीं इंस्टॉल की गई ताकि क्लाइमेट चेंज के बारे में पता लग सके। कहाँ इंस्टॉल की गई है बताइए, कहाँ की गई है, दिल्ली के CSIR, बी विल बी द राइट आंसर। और ग्लोबल वार्मिंग के हम कितनी पास पहुंच रहे हैं, टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, CO2 कितनी बढ़ रही है, ये सब ये क्लॉक बताती रहेगी। नेक्स्ट क्या हुआ, What is the significance of Khongjom Day observed annually on April 23 in Manipur? अब देखिए लगने को लग रहा होगा कि सारे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन नहीं, इनमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो वो जो हम साइड में रिमार्क्स पढ़ते हैं ना उनसे रिलेटेड। तो खोंगजोम डे जो कि मणिपुर में मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाते हैं हम? क्या इस दिन मणिपुर को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से? नहीं। क्या ये एनिवर्सरी है कोई ट्रीटी साइन होने की? नहीं। इट ऑनर्स द मेमोरी ऑफ मणिपुर हीरोज हु फॉट ड्यूरिंग एंग्लो मणिपुर वॉर इन 1891। खोंगजोम वॉर लड़ा था इन्होंने 1891 में ब्रिटिश के साथ में, ऑल्दो हार गए थे लेकिन फिर भी इनकी बहादुरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो वॉर था इसको लीड किया था पावना ब्रजबाशी ने। ओके, चलिए। विच film by FTII student was selected for La Cinef category at 77th Cannes Film Festival। La Cinef category होती है, कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट होता है ना, वो अगर कोई फिल्म बनाता है उसको La Cinef कैटेगरी में लिया जाता है। तो अभी 77th कान फिल्म फेस्टिवल होना है, उसमें La Cinef कैटेगरी में कौन सी फिल्म है FTII स्टूडेंट्स की जो कि सिलेक्ट हुई है? बताओ। सनफ्लावर तो थे पर कौन से? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ओवरऑल जो हमारी ऑफिशियल कंपटीशन के लिए जो मूवी गई है वो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाड़िया। ये तो ला सिनेफ है कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी। ओके, फीचर। व्हाट वाज द थीम ऑफ 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हेल्ड इन रोटरडैम नीदरलैंड्स? सो 26th वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में नीदरलैंड्स के अंदर। उसकी थीम क्या रही? थीम क्या रही? थीम रही बी, People and Planet, redesigning energy for people and planet. Who is the youngest ever winner of the prestigious Candidates Chess Tournament, who is now set to compete in World Chess Championship? वर्ल्ड नंबर 1 के साथ आप compete करेंगे और अभी तक के चेस कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट के सबसे यंगेस्ट एवर विनर कौन बने हैं भाई? क्या आंसर है? डी गुकेश बने हैं। सो डी गुकेश 17 ईयर ओल्ड हैं, चेन्नई से हैं। अब ये किससे कम्पीट करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए? चाइना के डिंग लिरेन से ये करने वाले हैं। और सबसे पहले इंडिया से अगर किसी ने द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीता था वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। दूसरे बने हैं डी गुकेश, लेकिन ये सबसे यंगेस्ट हैं अभी तक की हिस्ट्री के टू विन दिस टूर्नामेंट। ओके, विच बैंक हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड पार्टनर्ड विथ
टू प्रमोट प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम। सो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसमें सोलर रूफ टॉप पैनल्स लगाने 1 करोड़ घरों में, तो उसके लिए किसी एक बैंक के साथ में TPSSL ने पार्टनर किया है ताकि लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सके। कौन से बैंक के साथ किया है? इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हांगकांग एंड सिंगापुर रिसेंटली बैन सेवरल स्पाइस वेरिएंट्स फ्रॉम MDH एंड एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स? हांगकांग और सिंगापुर ने 2 मसालों के काफ़ी सारे वेरिएंट्स बैन किए ना, क्यों किए? क्या था उनके अंदर भाई ऐसा? क्या अनअप्रूव्ड फूड कलरिंग डाल रहे हैं? नहीं। कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड इथाइलिन ऑक्साइड था क्या उसमें? यस, सो बी विल बी द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट? द विनर्स माइंडसेट किताब किसने लिखी है? ऑस्ट्रेलिया से ऑलराउंडर क्रिकेटर रह चुके हैं शेन वॉटसन। What is the significance of Adani's Vizhinjam port as recently approved by the center? हाल ही में विजिंजम पोर्ट जो है अडानीज का, उसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है। किस चीज़ के तौर पे? क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इससे रिलेटेड ऐसी चीज़ है जिसको अप्रूवल मिला है? देखो, क्या इंडिया का पहला पोर्ट होगा डेडिकेटेड टू पैसेंजर क्रूज शिप? नो। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब? यस। ट्रांसशिपमेंट, जहां बड़े कार्गोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आगे फिर भेजा जाता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट उसे कहा जाता है। तो अडानीज का विजिंजम पोर्ट जो है ये कहाँ है भाई? आप मुझे बता दीजिए, लोकेशन बताइए, वेयर इज इट, विच स्टेट बता दीजिए जल्दी से जहां ये पोर्ट है। What is the goal of the Million Miyawaki project which the Embassy of Israel in India has joined in collaboration with the Million Miyawaki Foundation? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखिए, इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है इजराइल की, वो साथ जुड़ रही है एक NGO के, मिलियन मियावाकी फाउंडेशन के, और एक प्रोजेक्ट के लिए साथ जुड़ रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, क्या गोल है इस प्रोजेक्ट का? क्या ये मिलियन नॉन नेटिव ट्री स्पीशीज लगाएगा इंडिया में? नहीं, नॉन नेटिव यानी जो भारत के नहीं है। क्या ये मियावाकी मेथड ऑफ प्लांटिंग इंडिजिनस ट्रीज को दिल्ली NCR में प्रमोट करेगा एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए? हाँ जी। सो मियावाकी प्रोजेक्ट जो है ना, ये जापान का है, और जापान का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अर्बन स्पेसेस को ग्रीन बनाने के लिए छोटे छोटे एरियाज के अंदर वहीं की लोकल स्पीशीज उगा दी जाती हैं ताकि ध्यान न रखना पड़े, और इससे एयर पोल्यूशन में कमी आती है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हो गए सारे क्वेश्चंस खत्म। सेशन थोड़ा लेट हो रहा है, मैं इसलिए थोड़ी वरिड थी और इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी खींचा है सेशन के एंड में। आई होप आपको लेकिन पकड़ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में सब बच्चे लिखोगे। सेंटेंस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंगलाज यात्रा इन पाकिस्तान। हिंगलाज यात्रा हुई हाल ही में पाकिस्तान में, आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो राइट डाउन द आंसर। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने इन पे अच्छे से पकड़ की होगी। अब हम मिलेंगे हमारे डेली CA सेशन में कल दिन में 12 बजे। लेकिन जिन बच्चों ने डेली वीकली सेशन नहीं देखे, मंथली सेशन मिस नहीं करिएगा। इसका PDF आपको रात तक मिल जाएगा, बाकी सारी डिटेल मैंने दे दी है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सॉरी फॉर द डिले, और अब अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।